Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to start with a new chapter that is SBIL, Setting Up of Business, Industrial and Labor Law. Okay, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मिक्सचर है ऑफ कंपनी लॉ एंड ECIPL. It's actually a mixture. It's actually a mixture of company law plus ECIPL. ECIPL में कुछ चैप्टर्स थे जो यहाँ पर आ चुके हैं अब. ठीक है, सो इसमें जो है आपको कंपनी लॉ एंड ECIPL का मिक्सचर देखने को मिल जाता है. ठीक है, ओके. सबसे पहले मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को कैसे लेकर जाना है. बहुत ध्यान से सुनना है. ठीक है, कंपनी लॉ जो है उसमें हम लोग 3 प्रकार से आंसर डिवाइड करते थे. एक है प्रोविजन, एक है फैक्ट्स एंड एनालिसिस, लास्ट में कंक्लूजन. ठीक, जब तुम SBIL का पेपर देने जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, तुमको पार्ट ए लगेगा. ये जो पार्ट ए है ये पूरा का पूरा तुमको कंपनी लॉ जैसा लगेगा. केस स्टडी वाइज क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे एंड पूरा का पूरा तुमको कंपनी लॉ लगने वाला है. इनमें जो चैप्टर्स है वो भी कंपनी लॉ के ही चैप्टर्स है. कॉर्पोरेट एंटिटीज, स्टार्टअप तो चलो छोड़ दो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, ये अलग है. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये अलग है. ठीक, उसके बाद देखो ये जो है ना, सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, लिसन ऑफिस, होली ओन सब्सिडरी बाय फॉरेन कंपनी, ये सारा तुमको काफ़ी हद तक कंपनी लॉ में देखने को मिल जाता है. ठीक है, ओके. उसके बाद सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया. उसके बाद ये दो जो चैप्टर रहेगा ना, ये दो चैप्टर ये कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा. ये दो आर वेरी डिफरेंट चैप्टर. ठीक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अबव चैप्टर्स. ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग लाइसेंसिंग के बारे में सीखते हैं. एक है लाइसेंस के बारे में सीखते हैं, और इंडस्ट्रीज में जो कंप्लायंस, इनिशियल कंप्लायंसेस होते हैं उसके बारे में सीखते हैं. समझे? इंडस्ट्रीज में जो इनिशियल कंप्लायंसेस होते हैं उसके बारे में सीखते. तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट का रोल बहुत कम है. यहाँ पे कंपनीज एक्ट का कोई रोल नहीं है. ठीक, उसके बाद तो तुम्हारा सीधा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ स्टार्ट ही हो गया है. अंडरस्टूड? तो तुमको क्या एक्सपेक्ट करना है, हाउ डू यू अप्रोच दिस सब्जेक्ट, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहली बात, यू हैव टू, अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को एग्जामिनेशन निकालना है, अच्छे मार्क्स से एग्जामिनेशन निकालना है, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कंप्लीट इज दिस पार्ट, दैट इज पार्ट 2, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ. इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ यू हैव टू स्टार्ट बेसिकली. ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स है, लेकिन पता है मार्क्स कितना है? 40 मार्क है यहाँ पे, 40 मार्क्स. ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. SBIL का जो पेपर है इसमें नॉर्मली यस, पार्ट ए में है 60 मार्क्स एंड पार्ट बी जो है उसमें है तुम्हारे 40 मार्क्स. कितने चैप्टर्स है बताओ? 7 चैप्टर्स ओनली. तो तुम सोचो कि अगर तुमको 7 चैप्टर्स पर के 40 मार्क्स स्कोर करने को मिल रहा है, तो तुम कौन सा ज़्यादा प्रायोरिटी में रखोगे? प्रायोरिटी तो सारे ही चैप्टर्स को देना है, लेकिन कौन सा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहना चाहिए? पार्ट बी. पार्ट बी में तुम एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ नहीं सकते. जो भी टॉपिक तुमको लग रहा होगा कि यार ये डिफिकल्ट टॉपिक है, स्किप कर देते, नहीं, इसको इतना अच्छे से करना है पार्ट बी को कि कोई भी एक भी क्वेश्चन तुमसे मिस ना हो, सारे क्वेश्चंस तुम आंसर कर पाओ प्रॉपरली. इस प्रकार से तुमको पार्ट बी करना होता है. पार्ट ए जो है इसमें तुम देखोगे 13 चैप्टर्स है, 13 चैप्टर, उसके बाद 60 मार्क्स तुमको मिलता है. ये इसलिए क्योंकि हर चैप्टर में से तुमको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर एकदम ही इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है. हर चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तुमको. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा अप्रोच रहना चाहिए विद दिस सब्जेक्ट. आज क्योंकि हम लोग SBIL का सबसे पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें एकदम बेसिक चैप्टर सबसे पहले हम लोग करेंगे, जो कि है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये इसलिए हम लोग आज करेंगे ये वाला चैप्टर
क्योंकि इस चैप्टर में अपने को देखने को मिलेगा किस किस प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है। आज इस चैप्टर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है इसको अच्छे से समझ की मीनिंग समझ लो, ठीक है। इस चैप्टर में से भारी मार्क आता है, 5 to 10 मार्क्स आ जाता है, ठीक है। 5 मार्क्स मिनिमम आ ही जाता है इस चैप्टर में से, ठीक है। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है लेकिन मीनिंगफुल चैप्टर है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड सिलेक्शन कैसे करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं कौन से बिजनेस को सिलेक्ट करूं, है ना। वो तो तब मेरे को पता चलेगा जब मेरे को सारे बिजनेसेस के बारे में पता है, प्रोज एंड कॉन्स पता है, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा बिजनेस मेरे टाइप ऑफ बिजनेस के लिए परफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो जिन चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा इन सेंस मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे फोकस करेंगे, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, स्टार्टअप, माइक्रो, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा ये प्रायोरिटी पे रहेगा। कॉर्पोरेट एंटिटीज तुमको कंपनीज एक्ट में ही पढ़ने को मिल जाता है, ठीक है। ये दो प्रायोरिटी में रहेगा। 12 एंड 13 प्रायोरिटी में रहने का मतलब है पहले पहले इन सब चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये सेटिंग अप ऑफ ब्रांच बिजनेस, पहले पहले इन सब चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लास्ट में ये सारे बाकी के जो चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट ए में से ही हमारा ये प्रायोरिटी चैप्टर होने वाला है, पार्ट बी के सारे चैप्टर्स प्रायोरिटी में है। जो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो है पार्ट बी से, एंड पार्ट बी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट, ठीक। अच्छा अब देखो दोस्तों, ये ना तो तुम्हारा ना तो तुम्हारा ये कंपनीज एक्ट है कि मैं तुमको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाऊं, है ना। इसको तो तुमको नोट्स से ही समझना होगा। अंडरस्टूड, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत हो रहा है। तो इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारा कोर चीज़ होता है। फ्लो चार्ट करा करा के मैं तुमको पूरा का पूरा अपाहिज नहीं बना सकता। थोड़ा बहुत मेरे को फ्लो चार्ट कराना है, थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशंस करने, मतलब फोर्स करना है कि भाई तू इंटरप्रेट कर, क्योंकि तेरे को सीखना है ये चीज़। डिफ़िकल्ट चीज़ किसको सीखने में मज़ा आता है, किसी को मज़ा नहीं आता। लेकिन इंटरप्रिटेशन नहीं सीखोगे तो तुम्हारा फ्यूचर जो है ना वो लड़खड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है। समझ, सच्ची में ये प्रोफेशनल कोर्स है ना दोस्त। ये ऐसा नहीं है कि बैंक का जॉब नहीं है कि तुम एग्जामिनेशन निकाले, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, उसके बाद बैंक में जाके तुम नोट गिन रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम जो पढ़ रहे हो वही तुमको अप्लाई करना है। कहाँ पे करना है? अप्लाई करना है तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ पे। प्रैक्टिकल तुम्हारा जो तुम जॉब कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, उसमें तुमको अप्लाई करना है इन सब चीज़ों को। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट का भाषा सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जब तुम इंटर्नशिप में जाओगे तब तुमको तुम्हारा तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है वो तुमको कहेगा कि भाई जाओ एमसीए के वेबसाइट में जाओ एंड बताओ होल्डिंग एंड सब्सिडरी के बीच में अगर हम लोग 188 वाला ट्रांजैक्शन करें। अब तुम तो भाई ट्रांजैक्शन करे तो कौन से वाले कितने प्रकार के एग्जेम्पशंस हैं उसके लिए पता करके लेकर आओ और इसका एक पूरा इंफॉर्मेशन नोट बनाओ, ये तुमको बोल दिया। अब पहली बात ये है कि तुमने तो फ्लो चार्ट सीखा है। तुम सोच रहे थे कि ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म जहाँ पे एग्जीक्यूटिव निकालते उसके बाद ज़िंदगी मज़े ही मज़े। ऐसा नहीं होता दोस्तों, है ना। बहुत बहुत लंबा जर्नी है, ठीक है, एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है। तो इस जर्नी को एक्सेप्ट करना सीखो सबसे पहले। अंडरस्टूड। तो एग्जामिनेशन के लिए फ्लो चार्ट्स हम लोग अवेलेबल करवा देंगे कंपनीज एक्ट के लिए, कंपनीज लॉ के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इंटरप्रिटेशन भी सिखाऊंगा मैं, किसी को पसंद आ सकता है, किसी को पसंद ना भी आ सकता है। अंडरस्टूड। आज हम लोग स्टार्ट करें सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब कि तुमको अगर किसी प्रकार का बिजनेस करना है तो तुम कौन से ऑर्गेनाइजेशन टाइप को चुनोगे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन टाइप को चुनोगे। वो जानने से पहले तुमको जानना होगा कि कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैसे होते हैं, ये तो पता कर लो। एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझ लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट कैसे है। तो हम लोग सीधा आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये
नॉर्मली मेन टाइप ऑफ, याद रखना, दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, हियर आर द मेन टाइप्स ऑफ organizations which are there in the which are out there, ठीक है, एंड इनमें से तुमको चूज करना है कि तुमको करना क्या है। अंडरस्टूड। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनता है इस चैप्टर में से तुमको पूछा जाएगा, बताओ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप फर्म, हाउ इज इट बेटर, हाउ इज इट बेटर, ठीक है, इस प्रकार से का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस, what are the advantages over a cooperative society, मतलब what are the advantages of Hindu undivided family over cooperative society, समझे। तो तुमको पूछा जाएगा कि बताओ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोऑपरेटिव सोसाइटी से एडवांटेजेस क्या है, मतलब कौन से वो एडवांटेजेस मुझको मिलने वाला है अगर इफ आई चूज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओवर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो दैट इज द क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चंस तुमको आने वाले, ठीक है। इस प्रकार से भी केस स्टडी तुमको बना के वो लोग दे देंगे कि बताओ कि एक लड़का है राज, ये जो है ये एक बिजनेस खोलना चाहता है, बिजनेस का तुमको पूरा डिटेल बता देंगे, ये बिजनेस में सोच रहा है, वो कौन सा चूज करना बेटर रहेगा वो तुम बताओ, ठीक है। ये तुमको पूछा जा सकता है। क्या है, समझ में आ रहा है। फिर तुम जो क्वेश्चन पॉपुलर आता है वो है कि तुम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करने के टाइम पे तुमको कौन से फैक्टर्स दिमाग में रखना है, कौन से वो फैक्टर्स है जो दिमाग में रखना है बिफोर चूजिंग ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिफोर चूजिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये समझ में आ रहा है। इस प्रकार से इसका मतलब ये कि इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए तुमको ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन को समझना एंड डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप, ओके। सोल प्रोप्राइटरशिप नाम से पता चल रहा है कि सोल मतलब एक इंसान, वन मैन आर्मी, ठीक है, एक इंसान का वन मैन बिजनेस, वन मैन बिजनेस। यहाँ पे एक सिंगल पर्सन होता है जो बिजनेस को रन करता है, अ बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल पर्सन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये फॉर्मेशन बहुत सुपर इजी हो जाता है स्टार्ट करना, इट नो डिफिकल्टी, यहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती, ठीक है। नो कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन नीडेड, जस्ट बेसिक लाइसेंस रेलेवेंट टू द बिजनेस लाइक शॉप लाइसेंस और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन इफ सेलिंग गुड्स, अगर सामान बेच रहे हो तो टैक्स का एंड सेल्स का जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, शॉप कर रहे हो तो शॉप का लाइसेंस तुमको चाहिए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, अच्छा सर ये लाइसेंस के बारे में हम लोग कहाँ पे सीखेंगे, लाइसेंस हम लोग लाइसेंस वाले चैप्टर में सीखेंगे, लाइसेंस का अलग चैप्टर है वहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये देखो तुम्हारा ये जो चैप्टर है ना लाइसेंस का, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, यहाँ पे शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट के बारे में भी बताया गया है। क्या बताओ, शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नहीं सीखने वाले कि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, ऐसा नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एक्चुअली में ये क्या है, ठीक है, ये तुमको जान के रखना है, व्हाट इज इट, ठीक है। यहाँ पे तुमको फोकस नहीं करना है कि व्हाट डू आई रिक्वायर टू स्टैब्लिश अ सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज नॉट द फोकस पॉइंट ओवर हियर। द फोकस पॉइंट ओवर हियर इज व्हाट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अंडरस्टूड, ओके। ओनरशिप कैसे होता है, द ओनर ओन्स ऑल द एसेट्स एंड कंट्रोल्स एवरीथिंग, सब कुछ ओनर ही कंट्रोल करता है, सब कुछ ओनर ही ओन करता है, ठीक। नेक्स्ट, लाइबिलिटी, द मोस्ट डेडलीस्ट थिंग ओवर हियर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। क्या बताओ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक, द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेट, if the business owns money, the owner personal assets like house, car, savings can be used to pay it off, very risky if taking loan or dealing with potential fines, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ ये हो जाता है कि इसमें
सोल प्रोप्राइटरशिप में तुमको तुम्हारा लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड रहता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि बाई चांस पकड़ लो तुम अपने बिजनेस को सेट करने के लिए तुमने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से तुमने लोन लिया। अब अगर इस लोन को तुम रीपे नहीं कर पाए, कैनॉट रीपे, तो तुम्हारा बिजनेस तो जाएगा, बिजनेस में जितने भी एसेट्स है वो तो जाएंगे, उसी के साथ साथ तुम्हारा पर्सनल एसेट भी अटैच हो जाएगा। पर्सनल एसेट मतलब तुम्हारा घर बार कार सब कुछ अटैच हो जाएगा, ठीक है। लोन को पेमेंट करने के लिए तुम्हारा सब पर्सनल एसेट्स जो है उसको भी हम लोग क्या करेंगे बताओ, ले लेंगे, अटैच कर लेंगे पेमेंट करने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? ये होता है तुम्हारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है जितना तुमने बिजनेस के ऊपर जितना लोन है उतना ही लाइबिलिटी, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी, तुम्हारे पर्सनल कोई भी एसेट्स को टच ना हो पाए, वो होता है तुम्हारा लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सारे जो कंपनीज है, कंपनी खोला क्यों जाता है? इसी कारणवश कि भैया जो भी डेट वेट हो रहा है, नुकसान हो रहा है बिजनेस का, वो मेरा पर्सनल एसेट्स का ना हो, ठीक है। उसी तरफ तुम्हारा है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म, ये सब जो है ना भैया तुम्हारा पर्सनल एसेट्स को भी लेकर डूबता है, ठीक है, पर्सनल एसेट्स को भी लेकर डूब जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? टैक्स यहाँ पे क्या लगता है? बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्स, लॉस इज ट्रीटेड एज द ओनर्स पर्सनल इनकम एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंगली, उसी अकॉर्डिंग टैक्स होता है। ओके, बेस्ट फॉर मतलब ये किन के लिए बेस्ट है, किन के लिए बेस्ट है? वेरी स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेस के लिए ये बेस्ट है। इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर के लिए जैसे कि फ्रीलांसर, स्मॉल शॉप्स ओनर, कंसल्टेंट्स, उनके लिए सही है। विथ लो रिस्क एंड मिनिमल कैपिटल नीड, यहाँ पे कैपिटल नीड भी बहुत ज़्यादा कम रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है, कैपिटल नीड भी बहुत ज़्यादा कम रहता है। अंडरस्टूड? एक चीज़ मैं चेक कर लूँ, तो ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ मैं ख़त्म कर दिया, मैं तो फिर भी इसको अच्छे प्रकार से तुमको नोट्स लिखवा दिया, सो उधर एग्जामिनेशन में कुछ तो लिख कर आ पाओ, कुछ तो लिख कर आ पाओ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पढ़ के तुम क्या लिखोगे एग्जामिनेशन में? इसके ऊपर सोल प्रोप्राइटरशिप में तुम्हारा जो है ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। फीचर्स में अनलिमिटेड लाइबिलिटी देख लिए हम लोगों ने, ईजी टू स्टार्ट देख लिए, बहुत ईजी है स्टार्ट करना, ठीक, इसमें ख़त्म हो गया। उसके बाद स्टार्ट हो गया तुम्हारा पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे नोट्स पे। यही नोट्स से करना है तुमको, क्यों करना है? क्योंकि ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में है, तुम याद कर पाओगे, एग्जामिनेशन में बेटर लिख के आ पाओगे, ठीक है। अच्छा, फिर आता है तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म। क्या आता है दोस्तों? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म जहाँ पे दो पार्टनर्स, मतलब दो, मिनिमम दो और मोर पीपल अग्री कर रहे हैं, टू और मोर पीपल अग्रीइंग टू पूल रिसोर्सेस, ठीक है। पूल रिसोर्सेज मतलब जैसे मनी एंड स्किल, तुम्हारे पास स्किल है, मेरे पास स्किल है, चलो एक साथ करते हैं, तुम्हारे पास मनी है, मेरे पास मनी है, चलो एक साथ करते हैं। टू रन अ बिजनेस टुगेदर एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, बिजनेस टुगेदर रन करते हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक। गवर्निंग लॉ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये है उसका गवर्निंग लॉ। अच्छा, पार्टनर्स जब एक साथ, ये जो पार्टनर्स, पार्टनर वन प्लस पार्टनर टू, ये पार्टनर वन प्लस पार्टनर टू जब एक साथ आते हैं तो इनको एक साथ बाइंडिंग कौन करता है? ठीक है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? वो है उनके पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ये जो पार्टनरशिप डीड है इसमें सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। इसमें पावर लिखा होता है, लाइबिलिटी लिखा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग कितना करना है, लाइबिलिटी को किस प्रकार से शेयर करना है, सब कुछ डिटेल तुम्हारे। अगर एक मर गया तो दूसरा क्या करेगा, समझ में आ रहा है? एक, और अगर मेरे को तीसरा पार्टनर लेकर आना है यहाँ पे तो क्या करना है, तो इस प्रकार का सारा डिटेल जो है तुम्हारे पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। इट इज़ लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट पार्टनरशिप फर्म। अंडरस्टूड? ओके ओके, फॉर्मेशन रिलेटिवली इजी है, क्रिएटेड बाय अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होता है बाय अ पार्टनरशिप डीड, अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज,
रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। रजिस्ट्रेशन नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म का ऑप्शनल रहता है, लेकिन जो है तुम्हारा रिकमेंडेड है। अगर रिकमेंडेड है मतलब अगर तुम रजिस्ट्रेशन कराते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, थोड़ा ट्रस्ट वर्दी होते हो तुम। अच्छा, इसमें एक नियम ये है कि इसमें मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ठीक, ओके। यहां पर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। ठीक है, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल। इसका मतलब ये कि फॉर द फर्म्स डेट वन पार्टनर्स मिस्टेक कैन अफेक्ट एवरीवन्स पर्सनल एसेट। अगर देखो यहाँ पे सिंपल चीज ये है कि जैसे हम लोगों ने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंसान था, वहां पे सिर्फ एक ही इंसान काम करता था। तुमको लग रहा है एक से काम नहीं चलेगा, 2 चाहिए, तो तुमने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म खोल लिए। पार्टनरशिप फर्म खोल लिए 2 इंसान। अब दोनों में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसका मतलब ये कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो तुम्हारे पर्सनल एसेट जो है उसको सेल करके हम लोग बिजनेस लॉस को रिकवर करेंगे। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा ही है। अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी प्रकार का लॉस हुआ तो इस लॉस को रिकवर तुम्हारे पर्सनल एसेट्स को बेचकर किया जा सकता है। पकड़ ले तूने क्रेडिटर से पैसा लिया 1 करोड़ रुपीस, तू अब पैसा जो है वो दे नहीं पा रहा है, तुम्हारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो क्रेडिटर पता है तुम्हारा घर जाएगा, पहले तो तुम्हारा ये अगेंस्ट केस रजिस्टर होगा, कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट ऑर्डर देगा, तुम्हारा घर बार सब कुछ जो है बेच बाच के उसके बाद ये 1 करोड़ रुपए जो है पेमेंट कराएगा। तो इसको मतलब है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या ये समझ में आ रहा है कि लाइबिलिटी कभी खत्म नहीं होता, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर जो लाइबिलिटी है तुम्हारे पर्सनल एसेट्स के ऊपर ये लाइबिलिटी चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? अब तुम पूछोगे एग्जामिनेशन में पूछेगा बताओ कि क्या बेनिफिट है पार्टनरशिप फर्म का ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंपल तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पर 2 इंसान हैं, यहाँ पर 2 इंसान है मतलब कैपिटल ज़्यादा, लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एक बेनिफिट होता है, सो दैट वी कैन टेक मोर एंड मोर टास्क, डू मोर एंड मोर जॉब, डू मोर एंड मोर वर्क एंड ऑल दिस। ये बना के तुम आराम से लिख सकते हो कि क्या बेनिफिट है, तुमको समझ तो आ रहा है ना चीज़ें। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर पार्टनरशिप फर्म का क्या बेनिफिट है, एक सिमिलैरिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है इनका। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, चीपर टू स्टार्ट देन ए कंपनी और एलएलपी स्पेशली इफ अनरजिस्टर्ड, मिनिमल कंप्लायंस लगता है इसके ऊपर। ये किन के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है? देखो, स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस तुमको खड़ा करना है, जहाँ पे पार्टनर्स ट्रस्ट इच अदर, कैपिटल नीड है तुमको और कैपिटल चाहिए बाहर से। ठीक है, और कैपिटल नीड मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है, पकड़ ले 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख तक का कैपिटल नीड है, तो ठीक है, छोटे वाले फर्म तुम बना सकते हो। आर मॉडरेट एंड द रिस्क ऑफ हाई डेट इज लो। यहाँ पे डेट लो रहता है क्योंकि तुम पार्टनर्स लेकर आ रहे हो, मतलब पार्टनर्स कैपिटल लेकर आएगा तो तुम बाहर से पैसा कम लोगे, राइट। स्मॉल ट्रेडिंग फर्म्स, प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक अकाउंटिंग फर्म्स थ्रू एलएलपी इज ऑफन बेटर नाउ। ठीक है, तो ये तुमको एडवाइस करे कि स्मॉल ट्रेडिंग फर्म्स के लिए ये सही है, प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक अकाउंटिंग फर्म्स के लिए पार्टनरशिप फर्म सही है। एलएलपी इज ऑफन बेटर नाउ, इसका मतलब कि देखो एलएलपी का कंसेप्ट ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जो एलएलपी का कंसेप्ट आया है। ठीक है, अब जो फिलहाल एलएलपी का कंसेप्ट चल रहा है, ओवर अ पार्टनरशिप फर्म इट इज ऑलवेज बेटर टू ओपन एन एलएलपी, क्योंकि तुमको पार्टनरशिप का बेनिफिट मिलता है अलॉन्ग विद द सेम थिंग, ऑन द सेम हैंड तुमको कंपनी का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एलएलपी जो होता है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये है मिक्सचर ऑफ कंपनी प्लस पार्टनरशिप, ये दोनों का मिश्रण है। क्या ये समझे दोस्तों, ये दोनों का मिश्रण है एलएलपी। इसमें लगता है लिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि नाम पे ही है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, कंपनीज में जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी है उसी प्रकार यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसलिए ये लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है इसके लिए ये एक प्रकार का कंपनी प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से आया एंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो कंपनी एंड पार्टनरशिप का मिक्सचर होता है ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, आगे देखेंगे हम लोग, और इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर ही है तुम्हारा। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ मेरे को। भाई बहुत इजी कंसेप्ट, ठीक, भारी इजी कंसेप्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी एंड भारी कंसेप्ट। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद।
ठीक है, रोना नहीं है, कमेंट सेक्शन में रोना नहीं है, तुमको क्वेश्चन पूछना है कि सर ये समझ में नहीं आया, बता दो, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो एकदम मतलब बहुत पुराने रिचुअल से चलता हुआ आ रहा है हिंदुस्तान में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, ये कौन सा कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है ऑफ अ टाइप ऑफ बिजनेस जो हिंदूज में देखने को मिलता है। ठीक, उसमें ये होता है कि यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कुछ फीचर मैं तुमको बता देता हूँ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अच्छा, जो हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, लोग हैं, उन्होंने कभी ना कभी बचपन में या फिर कभी ना कभी अपने माँ बाप को या फिर कभी ना कभी रिलेटिव्स को कहीं ना कहीं बातों में तो आप लोगों ने सुना होगा कि यही है, ये जो बंदा है, ये बंदा मेरा मेरा या फिर उनका या फिर उसका करता धरता है। क्या सुने हो? करता धरता है। ये सुने हो कि नहीं? ये वाला करता धरता है, यही मेरा करता धरता है, मेरे पिताजी हमारे घर के करता धरता है, क्योंकि वही है जो चला रहे हैं तुम्हारे होम को। हिंदू होम जो है, हिंदू होम जो होता है ना, हिंदू होम तो आजकल हिंदू होम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि ये सारे नॉलेज जो है लॉस्ट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। हिंदू होम जो है, हिंदू होम जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तुमको फिनेंशियल फॉर्म में इंस्टीट्यूशन नहीं, फिनेंशियल फॉर्म, ठीक है, जो फिनेंशियली तुमको क्या क्या चलता है नहीं चलता है उस फॉर्म में भी इसका पूरा बनावट इस प्रकार से है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा जो सोशल फॉर्म है एक घर में, ठीक है, सोशल फॉर्म, हर एक इंडिविजुअल इंसान का एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक अलग उसमें औहदा होता है, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाते हैं। सबसे ऊपर में जो बैठता है उसको कहा जाता है कर्ता। ठीक है, उसको कहा जाता है कर्ता। तो एचयूएफ के कंसेप्ट में तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो मेन इंसान होता है वो है कर्ता। अंडरस्टूड? वो है कर्ता। ठीक, अच्छा, जैसे मैं तुमको समझाऊं ये सोशल फॉर्म के बारे में, अगर मैं तुमको समझाऊं, एक एक छोटा बच्चा, एक जो चाइल्ड होता है, वो जब ग्रो करता है तो उसको उसके ग्रोथ में नॉलेज, क्या बताओ, नॉलेज, नॉलेज जो तुम इसके ग्रोथ में इंजेक्ट करोगे, घर के जो मेंबर्स हैं वो जो उसके ग्रोथ में नॉलेज इंजेक्ट करेगा, हर मेंबर का एक अलग रोल होता है नॉलेज इंजेक्ट करने का। ठीक है, जो सबसे बड़े हैं वो या तो मैनर्स इंजेक्ट करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, जो सबसे बड़े हैं वो हायरार्की भी इंजेक्ट करेंगे उसके अंदर, कि हायरार्की का प्रोसेस क्या होता है, कौन सबसे ऊपर है, कौन उसके नीचे है, कैसे ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, कैसे तुमको बात सुनना होता है, बात मानना होता है। ठीक है, ऑल दिस। फिर तुम्हारा जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सेक्स एजुकेशन, जिसके लिए अपने को जो है स्कूल में अलग क्लास मिलता है, ये भी, इसके बारे में भी एजुकेट करने के लिए अलग अलग फैमिली मेंबर्स होते थे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते थे। ठीक है, तो जो फैमिली, इसी प्रकार, इसीलिए ये कहा जाता है हमारा इंस्टीट्यूशन। वाई इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन? क्योंकि एक लाइफ को कैसे हम लोग पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, ये इसका एक प्रोसेस लिखा होता है कि हाँ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, नाउ दिस इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश एरा, दिस इज लॉस्ट, सो इसके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर भी आज के डेट पे भी तुमको अगर अगर घराने वाले दिखेंगे ना, तो वहाँ पे मतलब जो एक ओल्ड रिचुअल्स को अभी भी फॉलो करके आ रहे हैं। ओल्ड रिचुअल्स डजंट मीन्स दैट आउटडेटेड रिचुअल्स, द रिचुअल्स मतलब जो वो लोग फॉलो करके आ रहे हैं विदाउट गेटिंग ब्रेन वॉश्ड फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, तो वो लोग आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। इसी प्रकार से तुमको एचयूएफ में तुमको कर्ता मिलता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है कर्ता धर्ता, हम लोग कहते हैं ना कि यही कर्ता होता है। ठीक, उसके बाद एचयूएफ में पार्टिसिपेट करने के लिए तुमको एज अ मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा? मेंबर बनने के लिए तुमको क्या करना होता है? एचयूएफ में मेंबर बनने के लिए तुमको जन्म लेना होता है, यू हैव टू बी बॉर्न।
ठीक है, तुम बाहर से किसी मेंबर को एचयूएफ में नहीं घुसा सकते, ये पॉसिबल नहीं होता। एचयूएफ में यू हैव टू बी बॉर्न टू बी अ मेंबर ऑफ द एचयूएफ, उस खानदान में तुमको जन्म लेना होगा। हाँ, अडॉप्शन वगैरह हो गया वो भी चलता है, लेकिन द प्रोसेस इज बॉर्न। नाउ इमीडिएटली व्हेन यू आर बॉर्न यू बिकम द मेंबर ऑफ द एचयूएफ। ठीक है, तुम्हारा 18 साल वेट करने का आवश्यकता नहीं होता। ठीक है, इमीडिएटली द टाइम व्हेन यू आर बॉर्न यू बिकम द मेंबर ऑफ द एचयूएफ। क्या है समझ में आ रहा है? ये कुछ बेसिक कंसेप्ट से एचयूएफ के जो मैं तुमको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। अंडरस्टूड? चलो यहां पर देखेंगे क्या क्या लिखा है। देखो, इट इज अ वेरी यूनिक बिजनेस एंटिटी स्पेसिफिक टू हिंदू फैमिलीज इन इंडिया। इट्स फॉर्म्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हु पूल एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। ठीक है, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स जो है पूल करके हम लोग क्या करते हैं बताओ? हम बिजनेस खड़े करते हैं। ठीक है, बिजनेस करे करते हैं, फैमिली बिजनेस हम लोग क्या कहते हैं? फैमिली बिजनेस कहते हैं ना। क्यों कहते हैं फैमिली बिजनेस? क्योंकि हमारा हमारे पुरखों ने उसी बिजनेस को चला के आ रहे हैं, उन्हीं ने उसी बिजनेस को बड़ा किया है, पास ऑन किया है टू अस, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इट। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं फैमिली बिजनेस। ये फैमिली बिजनेस का कंसेप्ट आया कैसे? यही है, एचयूएफ का कंसेप्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फैमिली के जितने भी तुम्हारे प्रॉपर्टीज एसेट्स है उसको पूल करके तुम लोग क्या करते हो? बिजनेस करते हो, जिसको कहा जाता है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड फैमिली याद रखियो। फॉर्मेशन कैसे होता है? कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के माध्यम से इसका एग्जिस्टेंस होता है। नीड एटलीस्ट 2 फैमिली मेंबर्स टू स्टार्ट एन एचयूएफ। याद रखना, 2 फैमिली मेंबर चाहिए होता है। मेंबरशिप इज बाय बर्थ, जैसे तुम जन्म ले लेते हो मेंबरशिप हो जाता है। और मैरिजेस फॉर फीमेल्स, और किसी गर्ल को अगर तुमने मैरी करके तुम्हारे घर में लाए तो शी ऑल्सो बिकम्स ए मेंबर। अंडरस्टूड? मेंबरशिप बाय मैरिजेस होते हैं। अंडरस्टूड? गॉट इट? यहाँ पे कोई अग्रीमेंट रिक्वायर नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादा कुछ अग्रीमेंट रिक्वायर नहीं होता। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉस है जिसको कहा जाता है कर्ता। मैनेजमेंट मैनेज्ड बाय कर्ता। अंडरस्टूड? कर्ता। यूजली द एल्डेस्ट मेल मेंबर, यूजली द एल्डेस्ट मेल मेंबर, उसके बाद धीरे धीरे पास ऑन होता है। अंडरस्टूड? ओके, कर्ता के ऊपर जो है ना दोस्तों अनलिमिटेड लाइबिलिटी लगता है। क्या लगता है दोस्तों? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कैन यू रिमेंबर दिस? कर्ता के ऊपर क्या लगता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। while other members generally have limited liability to their share in the HUF प्रॉपर्टी। ठीक है, अपने HUF प्रॉपर्टी में लिमिटेड लाइबिलिटी लगता है बाकी मेंबर्स के ऊपर, लेकिन कर्ता जो है ठीक है उसके ऊपर लगता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अंडरस्टूड? क्योंकि देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, बिजनेस अच्छा करे बिजनेस खराब करे पूरा का पूरा जाता है कर्ता के ऊपर। यहाँ पे एक ही बॉस है। अंडरस्टूड? ऑब्वियसली बॉस अकेले जो है वो ऑपरेट नहीं करता, कर्ता जो अकेले ऑपरेट नहीं करता, वो अपने जो है यंगर ब्रदर्स को लेकर ऑपरेट करते हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। टैक्सेशन के बारे में देखो, एचयूएफ का अलग टैक्सेशन होता है, तुम लोगों ने टैक्स लॉ में भी पढ़ रखा है। ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर टैक्स पर्पस, हैज इट्स ओन पैन कार्ड, कैन हेल्प इन टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी के पर्पस में देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ टैक्स के पर्पस के लिए। उसका एक अलग से एचयूएफ का अलग से पैन कार्ड भी हो सकता है, टैक्स प्लानिंग में मदद होता है। टैक्स प्लानिंग में मदद कैसे होता है? मतलब तुम जो अपने पर्सनल, अब यहाँ पे डाउट होगा ना तुमको, सर कैन हेल्प इन टैक्स प्लानिंग, कैसे हेल्प करेगा एचयूएफ? तुम अपने पर्सनल इनकम जो है, पर्सनल इनकम के ऊपर तुमको टैक्स लगता है कि नहीं लगता? लगता है, राइट? अब एचयूएफ में तुम इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो तो इसमें एक प्रकार से तुम्हारा एचयूएफ जो है तुम्हारा टैक्स प्लानिंग में मदद करता है, टैक्स को सेव करने के लिए। ठीक है, ये तुम टैक्स लॉ में पढ़ोगे इस चीज को। ओके, फिर देखो, बेस्ट फॉर फैमिलीज विद सिग्निफिकेंट एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी वांटिंग टू मैनेज इट कलेक्टिवली एंड पोटेंशियली सेव ऑन टैक्सेस, उनके लिए है ये। ठीक, क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ये क्लियर है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे 1% सिर्फ तुमको जानने को मिलेगा, बाकी जो है तुमको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा क्या है ये? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। क्यों?
क्योंकि कंपनी में एक बहुत स्पेशल फीचर है, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर। ये तुमको एलएलपी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही लिख दिया उन लोगों ने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होता है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म जैसा फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, ये नया कंसेप्ट है, तुमको बताया था मैंने, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है सर? इसका रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ही होता है। रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मोर फॉर्मल देन अ पार्टनरशिप बट लेस कॉम्प्लेक्स देन अ कंपनी। देखो, पार्टनरशिप तो ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करो ना करो चलेगा। तो लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है, तुमको बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहना पड़ता है। लेकिन कम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर तुम बात करो, कंपनी से कम है, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस लग जाते हैं, उतना रूल्स रेगुलेशन एलएलपी पे नहीं लगता। ठीक है, तो ये बीच का है, हमेशा याद रखना। ये जो पार्टनरशिप फर्म है और ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कंपनी है। कंपनी एकदम एडवांस चीज़ है, ठीक है, एडवांस, और ये बीच का है। अंडरस्टूड? थोड़ा कंपनी जैसा फीचर, थोड़ा पार्टनरशिप फर्म जैसा फीचर। और पार्टनरशिप फर्म जो है ये तो लल्लू पल्लू जो है यही है पार्टनरशिप फर्म, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं है, एकदम बेसिक लेवल का होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा एडवांस जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे ऊपर लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट सब कुछ तुम्हारे ऊपर लागू होता रहेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लागू होगा। अंडरस्टूड? तो एलएलपी जो है ये बीच का है, इसमें कंपनी से कम लॉ फॉलो करना होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म से ज़्यादा लॉ फॉलो करना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। इसमें लगता है इसका सबसे बड़ा हाईलाइट ही है इसका लिमिटेड लाइबिलिटी। अंडरस्टूड? लिमिटेड लाइबिलिटी, दिस इज द की एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ठीक, लिमिटेड लाइबिलिटी तेरा समझ में आ चुका है। Partnership liability is limited to the agreed conditions to LLP. Personal assets are protected from business debt and negligence of other partner. एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बता दूं, पार्टनरशिप फर्म में अगर पकड़ ले 1 2 3 पार्टनर है, किसी एक ने अगर कोई गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, ठीक है, इस मिस्टेक का भरपाई सब लोग करेंगे, ये है पार्टनरशिप फर्म। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी में 1 2 3 4 है, एक ने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, अब ये जो मिस्टेक हुआ है ये यही भरपाई करेगा, बाकी जो है पूरा सेफ रहेंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो यहाँ पे है, नाम ही देखो लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी उतना ही जितना तुमने लेने का प्रॉमिस किया है, बस। ठीक है, लाइबिलिटी उतना ही जितना तुमने लेने का प्रॉमिस किया है। चलो ठीक है, अपने पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं यहाँ पे क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटीज हैं। अब सुनो कंप्लायंस, देखो, फ्यूअर कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट देन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी से कम तुमको कंप्लायंस देखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑडिट ओनली रिक्वायर्ड इफ टर्नओवर इज मोर देन 40 lakhs और कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 25 lakh। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये जो बाकी लोग आ रहे हैं तुम्हारे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोलने के लिए, बहुत सारे पार्टनर्स हैं यहाँ पे, तो इनका कंट्रीब्यूशन अगर किसी का भी 25 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑडिट लागू हो जाएगा। या फिर तुम्हारा पूरे पार्टनर एलएलपी का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का अगर 40 लाख से ज़्यादा है तुम्हारा टर्नओवर, साल का टर्नओवर तुम्हारा 40 लाख से ज़्यादा है, तो तुम्हारे ऊपर ऑडिट जो है लागू हो जाएंगे, वरना ऑडिट लागू नहीं होता। तो कंपनी से तो कम ही है, कंपनीज को तो ऑडिट मैंडेटरी है दोस्तों। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे मिनिमम 2 और अपर लिमिट नहीं होता यहाँ पे। क्या ये समझ में आ रहा है? अपर लिमिट यहाँ पे नहीं है। किन के लिए बेस्ट है? प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिजनेसेस दैट नीड लिमिटेड लाइबिलिटी बट वांट पोटेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी दैट देन अ कंपनी एंड डोंट प्राइमरीली नीड इक्विटी फंडिंग। यहाँ पे इक्विटी फंडिंग का ज़रूरत नहीं होता। इक्विटी फंडिंग चाहिए होता तो तुमको कंपनी खोलना होगा, कंपनी में तुम इक्विटी फंडिंग ले सकते हो। ठीक, क्या ये समझ में आ रहा है? इक्विटी फंडिंग का मतलब सर, मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करना। ठीक है, लोगों को शेयर्स इशू करना, वो कंपनी में अलाउड है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में तुम शेयर्स थोड़ी ना इशू करते हो, वहां पे तो तुम पार्टनर बनते हो। क्या है, समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर जो इंटर्नशिप करेंगे ना हम लोग, वो कहाँ से करें सबसे बेस्ट है? सबसे बेस्ट कहाँ पे है? ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से करो, एक पार्टनरशिप फर्म से करो, कंपनी से करो। कंपनी भी सब लोग सोचते हैं कि लिस्टेड कंपनी तो बहुत बढ़िया, लिस्टेड कंपनी में करो। ठीक है, आज मैं तुमको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कहाँ पे तुमको करना चाहिए।
जब तुम्हारा इनिशियल डेज होते हैं ना सीखने के लिए, चाहे तुम्हारा 30 साल हो चुका हो, 35 साल हो चुका हो, तब भी तुम्हारा इनिशियल डे हो सकता है अगर तुमने इंटर्नशिप ज्वाइन कर रखा है। तुमने इंटर्नशिप ज्वाइन कर रखा है, वो तुम्हारा इनिशियल डेज है, इनिशियल स्टार्टिंग के डेज है जब तुम कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो। ठीक, एग्जीक्यूटिव पास कर लिया मतलब कंपनी सेक्रेटरी बन ही चुके। प्रोफेशनल पास करना हाथी घोड़े का खेल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। ठीक है, जो तो तुमको क्या फोकस करना है? तुमको फोकस करना है नॉलेज के ऊपर। किसके ऊपर? नॉलेज के ऊपर। नॉलेज तुमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म में तुमको मिलने वाला है नॉलेज। कंपनी में घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, लिस्टेड कंपनी में भी घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इंटर्नशिप हमेशा तुम फोकस करो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म जो है इनमें करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है तुमको ऑफ डिफरेंट लॉस। अलग अलग प्रकार के लॉस जो है ये काम करते हैं, उसके ऊपर ये काम करते हैं। समझ में आ रहा है? पेटेंट से लेकर, फाइलिंग से लेकर, बोर्ड मीटिंग से लेकर, रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग, सब कुछ ये लोग करते हैं। AOC4 फाइल करना, ठीक है, फॉर्म फाइल करना, सब कुछ करते हैं ये लोग। ठीक है, कंपनी में तू जाएगा तो कंपनी में तो भैया सिर्फ वो अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर का कंपनी उसी का काम तू सीखेगा, है ना। लिस्टेड कंपनी में भी वही है, अंडरस्टूड। हाँ, तुमको जॉब जब तुम कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ पूरा, तब तुमको कोशिश करना है लिस्टेड कंपनी में ही जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तुमको सैलरी मिलेगा लाखों एंड करोड़ों में। सैलरी यहाँ पे हाई है, तो सैलरी ऑब्जेक्टिव में अगर तुम जा रहे हो, लेकिन प्रोफेशनल बनने के बाद, एकदम CS कंप्लीट करने के बाद तुम लिस्टेड कंपनी में हमेशा एम करो। एम यहीं पे करना है कि वहीं पे बनना है मेरे को, बड़े बड़े कंपनीज में। लिस्टेड कंपनी मतलब बड़े कंपनी, सीखने को तुमको यहीं पे ही मिलने वाला है, ये इन फर्म में ही। क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी वगैरह होता है ना, ये लोग भी किसी ना किसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म को ही अपॉइंट करते हैं फॉर डूइंग देयर वर्क। तो अगर तुम यहाँ पे काम कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिस्टेड कंपनीज के भी काम कर रहे हो, कंपनीज के भी काम कर रहे हो। क्या ये समझ में आ रहा है? इंटर्नशिप हमेशा यहाँ पे करना है, लेकिन यह इस चीज़ का एक डाउनफॉल ये होता है कि तुम्हारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में इंटर्नशिप का तुम्हारा स्टाइपेंड स्टार्ट होता है तुम्हारा 5,000 से लेकर 10,000 से लेकर, एक्चुअली में 10,000 से ही स्टार्टिंग होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं ना जो बहुत एक्सप्लॉइट करना जानते हैं, वो 5,000 में भी रख लेते हैं किसी किसी नादान परिंदे को। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं 5,000 में। मानना ही नहीं है 5,000 में, 5,000 में काहे का इंटर्नशिप। हाँ, लेकिन बहुत स्मॉल टाउन वाले जगह पे से कर रहे हो तो शायद 5,000 में तुमको रखवा दे। अब बीकॉम वाले स्टूडेंट को भी वो लोग रख रहे हैं 5,000 में, तुमको भी रख रहे हैं 5,000 में। तो ये जो है ना, कोशिश करना है कि 10K वाला जो है तुमको मिले। तो 10 से 15 के मैक्स तुमको मिलता है इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिलता है तुमको। कहाँ पे? ये LLP में। समझ में आ रहा है? फर्म वगैरह में। गॉट इट? कंपनी में तुम्हारा शुरू होता है 10K से लेकर 20K तक जाता है, 20K 25K तक भी जाता है, अंडरस्टूड। लिस्टेड कंपनी में तुमको 30K तक मिल सकता है, अंडरस्टूड। 30K तक तुमको स्टाइपेंड मिल सकता है। सर ये क्या हकीकत बता रहे हो या फिर बना के बोल रहे हो? भैया मेरे स्टूडेंट का रियलिटी बता रहा हूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फेच किया है ये सारे, ये तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक चैप्टर ऑफिस है, मैं तुमको बताऊंगा नहीं। एक चैप्टर ऑफिस है, कौन सा चैप्टर ऑफिस है नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो है ना फिर खराब दिखेगा। एक चैप्टर ऑफिस है एक पर्टिकुलर जो है डिस्ट्रिक्ट का, एक स्टेट में। पकड़ लो, मैं कलकत्ता के बारे में ही बात करूं। एक कलकत्ता में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें एक चैप्टर ऑफिस है। और चैप्टर ऑफिस में जब तुम्हारा ये होता है ना, EDP होता है, EDP होता है ना, EDP करने जाते हो चैप्टर ऑफिस में। जब तुम जाओगे चैप्टर ऑफिस में EDP करने, तो वहाँ पे लोग आएंगे तुमको सिखाने के लिए। तो वहाँ पे बाय द एंड ऑफ योर 15 डेज प्रोग्राम, वहाँ पे जो चैप्टर ऑफिस के जो हेड है ना, चैप्टर ऑफिस के हेड है, जो चैप्टर ऑफिस के हेड है ना, वो आते हैं। ठीक है, वो आके तुमको ऑफर करते हैं एज अ इंटर्नशिप करने के लिए, वहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए, उनके उनके फर्म में करने के लिए। चैप्टर का हेड है वो आता है, वो आके कहता है कि इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप करो हमारे साथ, इंटर्नशिप करो। ठीक है, कह दिया चैप्टर हेड ने। स्टाइपेंड पता है वो लोग ने 5,000 करके दे रहे हैं। और जो बुर्बक वाले स्टूडेंट है ना, वो ज्वाइन भी कर लेते, कहते कि चैप्टर हेड ने ऑफर किया है,
ज्वाइन तो करना है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इतना घबराहट में चीज़ें मत किया करो तुम लोग, अंडरस्टूड। मैंने तुमको इशारा दे दिया है, बाकी तुम समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये हम लोगों ने क्यों डिस्कस किया सर? सर रेलेवेंस क्या है इस चीज़ का? तुम्हारा भैया रेलेवेंस तो भैया तुमको सिर्फ एग्जाम तक जिंदा रहना है क्या? एग्जाम के बाद भी तो जिंदा रहना है, तो वो भी तो मेरे को गाइड करना है तुमको। चलो ये समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बेस्ट फॉर समझ में आ चुका है किसके लिए बेस्ट है। चलो आगे हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या देखेंगे बताओ? कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेंगे। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक, ओके। लेक्चर्स देखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मैं तुमको सिखाता नहीं हूँ, तुमको सीएस प्रॉपरली बनना कैसे है एंड तक तुमको बताता भी हूँ मैं। उसके बाद देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है? तुमने सुना ही होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुना है कि नहीं? सच में बताओ, कभी ना कभी तो तुमने सुना ही होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ जी बताओ। यस, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ पीपल है। एसोसिएशन ऑफ पीपल, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सब मिल के आते हैं एक जगह पे, अलग अलग जगह से मिल के आते हैं एक जगह पे विथ कॉमन गोल। कॉमन गोल, गोल्ड नहीं, गोल, GOAL, गोल, कॉमन गोल, विथ कॉमन गोल और कॉमन ऑब्जेक्टिव कह सकते हो तुम। ठीक, सब लोग मिलके एक जगह पे आते हैं वो लोग। क्या समझे तुम लोग? यहाँ पे होता है कॉमन गोल। चलो आगे देखो, एसोसिएशन ऑफ पीपल। ठीक, तो ये क्यों आते हैं एक साथ? Who joins together to achieve a common economic goal through a democratically collected organization. Focus is on mutual help and not just profit. सब लोग एक साथ क्यों आते हैं बताओ? एक कॉमन गोल को लेकर, ठीक है, कि म्यूचुअली ये सब लोग जो है एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, सब लोग मिलके ऑपरेट करना इसको, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? हाउसिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हाउसिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जैसे कि देखो हाउसिंग सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज, कंज्यूमर कोऑप्स। ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, अंडरस्टूड। कोऑप्स का मतलब तो कोऑपरेटिव्स, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल समझो इसमें। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स होता क्या है यहाँ पे? हाउसिंग कोऑपरेटिव्स खोल के तुम करोगे क्या, ये तो बताओ मेरे को, है ना? फिर तो तुम समझोगे कि यार कोऑपरेटिव्स होते क्या है। इसको समझो बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है हमारा हाउसिंग का, कोऑपरेटिव्स का। देखो ये है जेठालाल, ठीक है, जेठालाल, ठीक है। ये है भिरे, ये है तुम्हारा तारक मेहता, ये है तुम्हारा हाथी सिंह, ये है तुम्हारा सोडी, ये है तुम्हारा पोपटलाल। ठीक, ये कुछ तुम्हारे लोग हैं, पकड़ लो। ठीक, इनको बनाना है अपना खुद का घर, उनका बनाना है खुद का घर, ठीक है, हाउस बनाना है। अब जब इनको हाउस बनाना है, वो इंडिविजुअल लोग, कितने लोग हैं देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। 6 लोग जो है, 6 लोग जो है, ये 6 अलग अलग बैंक से अलग अलग लोन उठाना होगा उनको, ठीक है, अगर वो लोग अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं तो। सर अपने पैसे से भी तो बना सकते हैं, पकड़ लो, पैसा नहीं है उनके पास, वो लोग लोन अमाउंट से घर बनाना चाहते हैं। तो हर एक लोन के ऊपर हर एक अलग अलग प्रकार का इंटरेस्ट रेट गिरेगा, हर एक इंसान के ऊपर इंडिविजुअल लाइबिलिटी गिरेंगे। तो उन्होंने सोचा एक काम क्यों नहीं करते हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते? इससे क्या होगा? इससे हमको बैंक में जाके सिर्फ एक ही लोन के लिए अप्लाई करना होगा, और ये लोन अप्लाई कौन करेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस हमारे बिहाफ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो एक ह्यूज ह्यूज लोन मिल जाएगा, किसको?
इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बैंक से विथ लोअर इंटरेस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ना इंटरेस्ट रेट कम लगता है, चीप हाउसिंग मिलता है तुमको। समझ में आ रहा है? तो ये ह्यूज लोन लेकर उन्होंने बना दिया एक सोसाइटी, बड़ा सा सोसाइटी बना दिया। ठीक है, सोसाइटी बना दिया। ठीक, सोसाइटी में कितने जन रहेंगे? सोसाइटी में रहेंगे 6 जन, 6 फैमिली पकड़ लो, 6 फैमिली रहने वाले हैं। अंडरस्टूड? अब जो बैंक से कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो लोन लिया बैंक से, इस लोन के माध्यम से उन्होंने इतना इतना बड़ा जो है सोसाइटी बना लिया है। ठीक है, अब इसको लोन इसलिए लिया गया क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था, ले लिया। ठीक, तो हाउसिंग चीप हो गया। अब ये जो 6 फैमिलीज है ना, ये यहाँ पे एक एक यूनिट जो है होल्ड करेंगे। क्या करेंगे? होल्ड करेंगे, एक एक यूनिट होल्ड करेंगे। फ्लैट होल्ड नहीं करेंगे, याद रखना। उनको फ्लैट नहीं मिलता, उनके नाम पे फ्लैट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। वो शेयर्स, ये जो हाउसिंग है इसके ऊपर उनका शेयर रहता है। ठीक है, और उन्हीं शेयर के माध्यम से उनको यूनिट मिलता है। ठीक है, अब किसको कौन सा यूनिट मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, ये तो रूल्स डिसाइड करता है। और ये जो रूल है, ये हाउसिंग, ये तुम्हारे कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद डिसाइड करते हैं रूल, कि कैसे जो है किसको कौन सा यूनिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ड्रॉ के जैसे होता है। ठीक है, ड्रॉ या फिर रूल्स के माध्यम से होता है। लकी ड्रॉ कहते हैं ना, उसके माध्यम से या फिर रूल्स के माध्यम से होता है। जिन्होंने भी ये यूनिट में एक्वायर कर लिया, ठीक है, सब लोगों ने यूनिट एक्वायर कर दिया। अब इनको मंथली जो है ना एक प्रकार का ईएमआई सिस्टम जैसा है, उसी प्रकार का उनको देना होता है। कि इनको देंगे, वो देंगे एक प्रकार का ईएमआई सिस्टम जो है, ये देंगे वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को देंगे। और यही कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक जो है, बैंक को दे देगा पैसा। किसको दे देगा? बैंक को दे देगा पैसा। अंडरस्टूड? बैंक को पैसा दे देगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अंडरस्टूड? क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि हाउसिंग चीप हो जाता है, घर खरीदना, घर बनाना चीप हो जाता है। इसमें दिक्कत क्या आता है? दिक्कत ये आता है कि इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं ना दोस्तों, इनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, ये बहुत दिक्कत दे सकता है। कभी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कभी कभार तुमको अगर अपना यूनिट सेल कर देना होता है, तुमको छोड़ के जाना होता है, तो तुमको परमिशन लेना होगा सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स से, रूल्स के हिसाब से। और जो भी इंसान तुम चाहो उनको तुम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तभी जाके। गॉट इट? ये होता है तुम्हारा। अच्छा, ये क्यों खोला गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी? लोन मिल गया सस्ते में, हाउसिंग बना ली है। ठीक, समझ में आ रहा है? और ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो होता है यहाँ पे। यहाँ पे सोसाइटी के चेयरमैन कौन रहेगा, सेक्रेटरी कौन रहेगा, ठीक है। तो जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तुम देखते हो ना, कौन रहता है? सेक्रेटरी। हाँ जी, सेक्रेटरी रहता है भिरे, आई थिंक। तो इस प्रकार से। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है मुंबई में, जहाँ पे बाइंग लैंड एंड बाइंग हाउस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा तुमको मुंबई में देखने को मिल जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? इसी प्रकार का होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यही होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, तो हाउसिंग सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, ओके, रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मतलब हर एक इंडिविजुअल है सबके लिए, एंड सब लोग है हर एक इंडिविजुअल के लिए। समझ में आ रहा है? ओके, फीचर्स क्या है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, 1 मेंबर 1 वोट, ठीक है। सर्विस मोटिव, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लसेस, ठीक है। सरप्लस जो है वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब सब लोग अपना अपना जो है सोसाइटी का मेंटेनेंस वगैरह जो है, और कौन होगा तुम्हारा सेक्रेटरी, ठीक है, ऑल दिस, इसका पूरा इलेक्शन प्रोसेस होता है प्रॉपरली वहाँ पे। अंडरस्टूड? तो एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तुम जो घर बना लिए उसके बाद उसके ऊपर तुमको और मैनेजमेंट करना का दरकार नहीं होता, कि मैनेज करना होता है दोस्तों, इसको प्रॉपरली मैनेज करना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस वहाँ पे बता दिया जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। किन के लिए बेस्ट है? बेस्ट फॉर ग्रुप एमिंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट इन एरियाज लाइक हाउसिंग, क्रेडिट, फार्मिंग और कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो ये आपको ग्रुप में रहना होगा, ग्रुप बन के ही तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो। समझ में आ चुका है कोऑपरेटिव सोसाइटी?
बेसिक मूल जो मंत्र है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये तुमको समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 8 कंपनी। क्या बताओ? सेक्शन 8 कंपनी है नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, वो कंपनी जो चैरिटी के लिए फॉर्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं चैरिटेबल कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का दूसरा नाम है चैरिटेबल कंपनी। ठीक है, ये कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म होता है? चैरिटी के लिए, आर्ट के लिए, साइंस के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इन सब के लिए ये फॉर्म होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद की फीचर्स है, प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू मेंबर्स। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है टू द मेंबर्स। ठीक है, ये अपने ही गोल्स पे दोबारा इन्वेस्ट कर देता है। एनी इनकम अर्नड मस्ट बी यूज्ड ओनली टू प्रोमोट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। अपना ही जो गोल है उसी के ऊपर वो लगा देते हैं वो पैसे। ठीक है, क्योंकि ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। सेक्शन 8 कंपनी इज लाइक अ चैरिटेबल कंपनी। आर्ट को प्रोमोट करने के लिए, साइंस को प्रोमोट कर, एजुकेशन को, सोशल वेलफेयर को, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रोमोट करने के लिए ये काम आता है। ठीक, ओके। उसके बाद देखो फॉर्मेशन, ये तो कंपनीज एक्ट के अंदर ही फॉर्म होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनीज बट विद स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से तुमको स्पेशल लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, कैन ओमिट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम इट्स नेम। देखो वैसे तो कंपनीज एक्ट के अंदर ही तुमको इसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, लेकिन हमको पता है कि अगर तुम्हारा प्राइवेट कंपनी है तो तुमको प्राइवेट पीवीटी लिखना होता है। ठीक है, और अगर तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, पब्लिक कंपनी है तो एलटीडी लिखना होता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है। ठीक है, ये इससे पता चलता है। लेकिन अगर तुम सेक्शन 8 कंपनी खोल रहे हो ना, इसमें एक ये छूट है कि तुम अपना लिमिटेड ना लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना तो प्राइवेट लगाओ ना तो लिमिटेड लगाओ। क्या ये समझ में आ रहा है? सेक्शन 8 कंपनी को कैन ओमिट अंडरस्टूड फ्रॉम इट्स नेम। लेकिन बाकी सारे कंपनी को अपने नाम के आगे पीछे जो है, आगे नहीं सॉरी पीछे जो है प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड ये लगाना होता है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी देखो, बेनिफिट क्रेडिबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, टैक्स एग्जामिशन मिलता है इसको। एनजीओस, बेस्ट फॉर एनजीओ, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंटरप्राइजेस दैट वांट्स अ फॉर्मल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर विद लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, कम लाइबिलिटी चाहिए एंड एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चाहिए। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब कंपनी जैसा, ये तो है ही सेक्शन 8 कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें, जैसे कि एओ एमओए होता है, सब कुछ होता है इसका। कंपनी जैसे बनता है प्रॉपर तरीके से ये भी बनता है। ठीक है, लेकिन इसको एक सेपरेट लाइसेंस चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे ही लाइसेंस मिल जाए तो प्रॉपरली ये बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इसका लाइसेंस छीन सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये अपने ऑब्जेक्टिव से बाहर जाके कोई भी काम करता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इसका लाइसेंस छीन सकता है। फिर वो क्या कर सकता है पता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर ये सकता है कि इसको बंद तो नहीं कर देगा, ठीक है, इसको बंद तो नहीं करेगा तो, लेकिन ये एक चैरिटेबल कंपनी था ना, चैरिटेबल कंपनी था, इसको क्या करेगा, दूसरे चैरिटेबल कंपनी के साथ जोड़ देगा, मर्ज कर देगा, सो दैट ये दूसरे चैरिटेबल कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, सो दैट इसमें जो रिसोर्सेज वगैरह है वेस्ट ना हो। इस प्रकार से हो सकता है, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये सेक्शन 8 कंपनी तुमको कंपनीज एक्ट में और डिटेली पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ऊपर ऊपर से तुमको समझ में आ रहा है सेक्शन 8 कंपनी क्या है। ठीक है, अच्छा 1% कंपनी, तेरे को पता है भाई, एक बंदे का कंपनी, एक इंसान, 1% कंपनी, 1%, 1 मेंबर। जैसे हम लोग देखते थे कि सोल प्रोपराइटरशिप जो है वो एक इंसान का बिजनेस होता है, ये होता है एक इंसान का कंपनी, वो है एक इंसान का बिजनेस, ये है 1% कंपनी। अब ये एक कंपनी है, याद रखना, कंपनी में बैठते हैं डायरेक्टर्स वगैरह है, तो होता है कि नहीं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंपनी 1% का, एक ही इंसान का कंपनी है, इसका मतलब डायरेक्टर एक ही होगा। ऐसा नहीं होता, डायरेक्टर तुम 15 डायरेक्टर रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, 15 के ऊपर डायरेक्टर रखना होता है, एसआर पास करना होता है, ये सब तुम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे। यहाँ पे तुमको सिर्फ इतना समझना है कि ये भी मैं तुमको कंपनीज एक्ट में ही एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा तुमको बता दिया। 1% कंपनी में डायरेक्टर्स बैठते हैं, डायरेक्टर ज़्यादा हो सकता है। डायरेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्टर कंपनी का ओनर होता है क्या? नहीं, डायरेक्टर कंपनी को चलाता है, इसलिए डायरेक्टर तुम रख सकते हो 2 3 4 रख सकते हो, तुम्हारा ही कंपनी, एक ही इंसान का कंपनी, डायरेक्टर तुम 2 3 4 रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, it is a type of a private company, it is a type of a private company, it is a type of a private company that can be formed with just one member। ठीक है, मतलब one shareholder। it also needs one nominee who takes over if the member dies and becomes incapacitated। देखो सिंपल चीज़ ये है कि एक मेंबर से कंपनी बनता है, लेकिन उसी के साथ साथ तुमको एक नॉमिनी चाहिए होता है कि अचानक वो मेंबर मर जाए।
अचानक ये एक वाला मेंबर मर जाए तो कंपनी को फिर आगे कौन चलाएगा? वो इसलिए तुम जैसे ही कंपनी को फॉर्म करोगे तुम एक नॉमिनी को बता दोगे ये मेरा नॉमिनी है। इसमें पूरा कंपनी का फीचर है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, कंप्लीट कंट्रोल रहता है, ठीक है, इंप्रूवमेंट है ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा इस पे बेनिफिट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ज़्यादा लगते हैं डेफिनेटली, लेकिन बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है इसमें। लिमिटेशन ये है कि कैन नॉट रेज इक्विटी फंड इजिली और ऑफर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन कन्वर्शन। कन्वर्शन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, ये तुमको कन्वर्शन के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। कन्वर्शन का चैप्टर है क्या सर? हाँ, कन्वर्शन का चैप्टर है ना दोस्तों, कन्वर्शन के चैप्टर में तुमको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। कन्वर्शन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, क्या है समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, ठीक है। फिर कंप्लायंस, लोअर कंप्लायंस बर्डन कंपेयर टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। चलो, बेस्ट फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, हो गया, ठीक है, समझ में आ चुका है। चलो, नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंपनी। इसके बारे में तो मेरे को एक्सप्लेन करना ही नहीं, लेकिन करेंगे एक्सप्लेन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकता है एक प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में तुम जो भी मेंबर्स है प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर्स है, वो अपने शेयर्स जो है मन मर्जी के हिसाब से किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो परमिशन लेना होगा प्राइवेट कंपनी का अगर तुमको शेयर ट्रांसफर करना है किसी को, क्योंकि ये प्राइवेट है, तुम किसी भी आंडू पांडू को घुसा नहीं सकते इस कंपनी में। क्या है समझ में? लेकिन पब्लिक कंपनी कैसा है? पब्लिक कंपनी में भैया एक चाय वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक जो है सब लोग मेंबर बन सकते हैं एक पब्लिक कंपनी में। लेकिन प्राइवेट कंपनी अलग होता है। ये प्राइवेट कंपनी में तुम किसी भी आंडू पांडू को नहीं घुसा सकते। कहाँ पे बताओ? कंपनी में, याद रखना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन रहता है। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। पब्लिक से तुम अपने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब नहीं करवा सकते, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब ये होता है कि तुम पब्लिक को अपने शेयर्स जो है, शेयर्स तुम परोस नहीं सकते, शेयर्स तुम ऑफर नहीं कर सकते कि आओ आओ पब्लिक मेरा शेयर्स खरीद लो। अगर तुमने ये किया तुम तो पब्लिक कंपनी ही बन जाओगे, है ना, तुम प्राइवेट कैसा फिर? तो इसलिए तुम अपने शेयर्स को पब्लिकली जो है ऑफर नहीं कर सकते। मेंबर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, बेस्ट फॉर स्टार्टअप सीकिंग फंडिंग, फैमिली बिजनेसेस, सब्सिडरीज ऑफ foreign companies, business planning, future growth, where shareholder needs to be controlled among a limited group, ठीक है। लिमिटेड ग्रुप का तुम्हारा कंपनी खोलना चाहते हो तो ये प्राइवेट कंपनी, सिंपल चीज, ठीक है। तुमको पैसा ज़्यादा चाहिए तो तुमको पब्लिक कंपनी, सिंपल। तुमको देख, हर कोई कंपनी पहले प्राइवेट ही खुलता है, उसके बाद बनता है पब्लिक, ठीक। तुमको पैसा चाहिए ज़्यादा तो तुम बन जाओगे पब्लिक कंपनी ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे जोमेटो पहले प्राइवेट था, फिर धीरे धीरे अपना आईपीओ निकाल दिया, पब्लिक कंपनी बन गया। क्या है समझ में आ रहा है? तो पब्लिक कंपनी क्या होता है? ए कंपनी दैट इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। ये भैया सेक्शन 2 के डेफिनेशन में यही डेफिनेशन है। सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 के डेफिनेशन में तुम्हारा पब्लिक कंपनी का यही डेफिनेशन है। बहुत ही बवाल डेफिनेशन है। देखो कि कंपनी दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही पब्लिक कंपनी है। कितना बकवास डेफिनेशन लिखा है, सोचो। तुमको दिमाग में ये रखना है कि पब्लिक कंपनी वो है जो पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, अपने सिक्योरिटीज को, अपने स्टॉक्स को, अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है। या तो अनलिस्टेड भी रह सकते हैं, अगर चाहे तो अनलिस्टेड भी रह सकते हैं। याद रखो हमेशा एक बेसिक डिफरेंस समझो, पब्लिक कंपनी इट इज नॉट इक्वल्स टू लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड है ऐसा नहीं है, मतलब पब्लिक कंपनी एंड लिस्टेड कंपनी सेम नहीं है। पब्लिक कंपनी मतलब हाँ पब्लिक से हमने पैसा लिया है, लेकिन लिस्टिंग करवाना, जब तुम लिस्टिंग करवाते हो ह्यूज अमाउंट ऑफ तुम आईपीओ वगैरह निकालते हो, ठीक है, आईपीओ वगैरह तुम निकालते हो, तब जाके तुम्हारा वो लिस्टिंग होता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होता है, तब जाके तुम बनते हो लिस्टेड कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लोगों से पैसा लेते हैं। पब्लिक कंपनी जनरली जो भी पैसे देने वाले हैं सबसे पैसा लेकर वो बिजनेस रन करते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए, करोड़ों में पैसा चाहिए, तब वो अपना लिस्टिंग करवा देते हैं। जैसे लिस्टिंग करवा देते हैं पब्लिक कंपनी, बन जाता है लिस्टेड कंपनी। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई भी किसी भी टाइम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होता है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता पब्लिक कंपनी का। कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटी शेयर्स डिबेंचर बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस सब्जेक्ट टू रेगुलेशन। कैन रेज
लार्ज कैपिटल रेस कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस निकालेगा ना, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, तुम जब पब्लिक को ऑफर करोगे भैया हमारा बिजनेस ये है, अपने बिजनेस के बारे में सब डिटेल भर के तुम पब्लिक को बताओगे ये हमारे बिजनेस है, आप लोग आके इन्वेस्ट करो इस बिजनेस में, तो वही है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इशूइंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, चलो, या तो तुम शेयर्स रेस कर सकते हो, डिबेंचर्स। अच्छा, मेंबर्स जो है उसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है इसमें भी, इसमें कंप्लायंस सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा पब्लिक कंपनी में। और उसके बाद लिस्ट जैसे हो गया तो लिस्टेड कंपनी में तो सेबी का रूल्स भी लग जाता है, फिर तो भैया बवाल ही बवाल। सबसे ज़्यादा कंप्लायंस अनलिस्टेड कंपनी, समझ में आ रहा है, लेकिन एक ही दिशा में वो कंप्लायंस रहता है, वन डायरेक्शन पे ही रहता है। ठीक है, चलो, बेस्ट फॉर लार्ज बिजनेसेस रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट कैपिटल, तुमको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए तभी तुम जाओगे यहाँ पे, फ्रॉम पब्लिक, प्लानिंग टू गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। चलो, अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, हम लोगों ने सब कुछ देख रखे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। पहले तो हम लोगों ने समझ चुके कि कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये हम लोगों ने समझ चुके, पूरा प्रॉपरली समझ चुके। अब अपने को समझना है दोस्तों कि भैया हम लोग चूज कैसे करेंगे। ठीक है, चूज कैसे करेंगे। चूजिंग द राइट फॉर्म इजंट जस्ट अ फॉर्मेलिटी, इट इज क्रूशियल डिसीजन अफेक्टिंग तुम्हारे बिजनेस के सक्सेस एंड ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगा, रिस्क एंड लाइबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अफेक्ट करेगा, एबिलिटी टू रेज फंड के ऊपर अफेक्ट करेगा, कंप्लायंस बर्डन के ऊपर अफेक्ट करेगा। क्यों? एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल तुमको समझाता हूँ यहाँ पे, एबिलिटी टू रेज फंड को लेकर समझाता हूँ। अगर तुमको चाहिए 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए, तुम्हारे जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए तुमको चाहिए, और तुमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोल लिया, या फिर तुमने पार्टनरशिप बिजनेस खोल लिया, या फिर तुमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोल लिया, कौन देगा तुमको 100 करोड़ रुपए इतने छोटे छोटे बिजनेसेस में? तुमको खोलना होगा पब्लिक कंपनी। तो तुमने अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिया, तुमने अगर 100 करोड़ का तुमको फंडिंग चाहिए और तुमने खोल बैठे सोल प्रोप्राइटरशिप, तब तो हो गया भैया तुम्हारा सत्यानाश। तुमको कैसे मिलेगा 100 करोड़? कौन देगा तुमको 100 करोड़? क्या ये समझ में आ रहा है? तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है इतना फंड उठाने का, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है, तुमको एकदम प्रॉपरली तुम्हारे गोल्स के हिसाब से तुमको चूज करना होता है। तुम्हारा ग्रोथ कितना तुम देख रहे हो, कंट्रोल मैनेजमेंट कैसा चाहिए, क्या तुमको अकेले रन करना है या फिर तुमको सब लोगों के साथ रन करना है, रिस्क कितना लेना है तुमको, रिस्क कम लेना है, रिस्क ज़्यादा लेना है, रिस्क कम लेना है तो कंपनी वगैरह खोलो, रिस्क ज़्यादा लेना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म खोलो, लाइबिलिटी तुमको कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो तुम सोल प्रोप्राइटरशिप खोलो, जिस दिन दुकान बंद उस दिन बंद, जिस दिन दुकान बंद, आज तबीयत सही नहीं है, दुकान बंद तो बंद, समझ में आ रहा है? प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, तुमको क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर अकेले रखना है? अकेले रखना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो। ठीक है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या तुमको लॉस्ट बांटना है तो पार्टनरशिप खोल लो। समझ में आ रहा है? एबिलिटी टू रेज फंड तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कंप्लायंस का बर्डन, क्या तुमको सब कम से कम कंप्लायंस चाहिए तो सोल प्रॉपर्टीशिप खोल लो, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस चाहिए तो पब्लिक कंपनी बनो, लिस्ट करो, एंड सबसे ज़्यादा कंप्लायंस तुम्हारे ऊपर ही लागू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में लाखों बार आ चुका है, लाखों बार ये टॉपिक इस चैप्टर में यही है। बाकी तो तुम ऊपर में जो जो कराया मैंने वो तो तुम समझ चुके हो, कोई डाउट वाली बात नहीं, एग्जामिनेशन में आराम से लिख के आ सकते हो। ये है तुम्हारा फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तुम्हारा बिजनेस एक्टिविटी कैसा है, ये सबसे पहले तुम अपने आप पूछोगे। तुमको बिजनेस करना है, तुमको चूज करना है, क्या चूज करें, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन खोले, उससे पहले तुमको सोचना है, जो पहला स्टेप तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि तुम्हारे बिजनेस एक्टिविटी का नेचर क्या है। क्या वो डायरेक्ट सर्विस है, स्मॉल ट्रेडिंग है? हाँ बताओ, अगर ऐसा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप काम करेगा, छोटा मोटा बिजनेस ओपीसी काम करेगा, 1% कंपनी काम करेगा। प्रोफेशनल सर्विस देते हो तो प्रोफेशनल सर्विस दे, तो अकेले तो काम नहीं कर सकते, एक दो पार्टनर तो रहेगा, तो सबसे बेस्ट है पार्टनरशिप। या फिर तुमको कंपनी जैसा चाहिए तो एलएलपी खोल लो, ये भी पार्टनरशिप का फैसिलिटी रखता है। तुमको क्या चाहिए, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है, तुमको हाई कैपिटल नीड्स है तुम्हारा, तो तुम्हारा कंपनी तुम्हारे लिए बेस्ट है। प्राइवेट पब्लिक, समझ में आ रहा है? ये कंपनी तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो ये नेचर के ऊपर डिसाइड होता है, नेचर में
तुमको नेचर देखना है, ठीक है, उसके हिसाब से तुम डिसीजन लोगे कि कौन सा खोलना है कौन सा नहीं खोलना है। क्या है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितना बड़ा स्केल, कितना बड़ा करना है बिजनेस तुमको, नेशनल इंटरनेशनल जाना है या फिर तुमको चांदनी चौक में बैठे रहना है, ये तुमको सोचना है। अगर तुम्हारा स्मॉल है, लोकल तुमको बिजनेस करना है, तो तुम सोल प्रोप्राइटरशिप, 1% कंपनी या फिर पार्टनरशिप भी चल जाएगा, ठीक है। मीडियम करना है तुमको, थोड़ा बहुत मतलब इंटर स्टेट करना है, तो पार्टनरशिप चलेगा या फिर एलएलपी या फिर प्राइवेट कंपनी चलेगा। तुमको लार्ज नेशनल इंटरनेशनल करना है तो प्राइवेट कंपनी भी चलेगा, पब्लिक कंपनी तो सबसे बढ़िया होता है इसके लिए। फिर आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कम कैपिटल चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप सही है। मॉडरेट कैपिटल चाहिए, पार्टनरशिप एलएलपी प्राइवेट कंपनी सही है। अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो पब्लिक कंपनी सबसे बेस्ट, ठीक। मैनेजरियल एबिलिटी, तुमको क्या चाहिए कि एक इंसान सब कुछ मैनेज करे, 1% मैनेजेस ऑल, तो सोल प्रॉपर्टीशिप बेस्ट है, ओपीसी बेस्ट है। फिर है शेयर्ड एक्सपर्टीज नीड, अगर तुमको एक्सपर्टीज चाहिए, तुम अकेले रन नहीं कर सकते, तो तुमको पार्टनरशिप एंड एलएलपी खोलना है। नीड फॉर प्रोफेशनल मैनेजर्स चाहिए, स्पेशल स्किल वाले लोग चाहिए तुमको बहुत ज़्यादा, तो तुमको अपॉइंटमेंट वगैरह करना होगा, तो तुमको कंपनी बेस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर्ड, मतलब क्या डिज़ायर है, तुम अपने पूरे बिजनेस को अपने आप ही मैनेज करना चाहते हो, फुल कंट्रोल चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए, तो सोल प्रॉपर्टीशिप ओपीसी बेस्ट है। शेयर्ड कंट्रोल चाहिए तो पार्टनरशिप एनएलपी, शेयर्ड कंट्रोल में सब लोग मिलके कंट्रोल करेंगे बिजनेस को, तो पार्टनरशिप एलएलपी बेस्ट है। विलिंग टू डेलीगेट कंट्रोल टू बोर्ड एंड मैनेजर्स, डेलीगेट करना चाहते हो, बहुत काम जो कर रहे हो बहुत ज़्यादा टास्कफुल काम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, तो कंपनी खोल लो, वहाँ पे तुम डेलीगेट कर पाओगे अपने बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को। रिस्क एंड लाइबिलिटी, विलिंग टू एक्सेप्ट अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, तुमको खूब लाइबिलिटी चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सोल प्रॉपर्टीशिप पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा बेस्ट है, रिस्की है याद रखियो। लिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी चाहिए, एलएलपी कंपनी, ओपीसी प्राइवेट पब्लिक सब बेस्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर ये आ जाता है। स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस, स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस का मतलब समझो, अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको शॉर्ट टर्म करना है, अनसर्टेन है, कभी भी तुम बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो, तो सोल प्रॉपर्टीशिप ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप भी ठीक है, लेकिन तुमको लॉन्ग टर्म लेकर जाना है, तुम्हारे जो है तुम्हारे अपने ग्रैंड सन के लिए भी बिजनेस खड़ा करके रखना है, तो एलएलपी कंपनी ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, लंबा चलना है तुमको। फ्लेक्सिबल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लेक्सिबल है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड, सोल प्रॉपर्टीशिप पार्टनरशिप, इजी टू चेंज ऑपरेशन, कैसे करना है क्या करना है पूरा फ्लेक्सिबल, तुमने एक चीज़ डिसाइड कर लिया, उसको चेंज करने में तुमको बहुत टाइम लग जाता है कंपनी में, ठीक है, लेकिन तुमने कोई भी चीज़ डिसीजन लिया सोल प्रॉपर्टीशिप में, तुमको चेंज करने में 2 मिनट लगता है, ठीक है। फॉर्मल स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल, कंपनी मोर रिगिड होता है, चेंजेस रिक्वायर प्रोसीजर, कुछ भी चेंज करना होगा तो तुमको प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जैसे कि तुम अपना बिजनेस पकड़ लो, कंपनी खोले हो और तुम स्टील बेचना चाहते हो, स्टील बेचना चाहते हो, और 4 महीने बाद तुम सोच रहे हो कि स्टील नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे कॉटन, तो ये जो स्टील से कॉटन में तुम बिजनेस को ट्रांसफ़र करोगे, इसमें बहुत ज़्यादा अप्रूवल चाहिए होता है, आरओसी वारओसी का अप्रूवल चाहिए होता है, सेक्शन 13 तुमको करना होता है बहुत प्रॉपरली, ठीक है। या नाम चेंज करना है या फिर जो भी चेंजेस करना है तुम्हारे एओए में, एमओए में, तो वो सारे चेंजेस में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं कंपनीज में। लेकिन अगर तुम एकदम कम प्रोसीजर वाला चाहिए, फटाफट फ्लेक्सिबल चाहिए भैया, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो सबसे बेस्ट पार्टनरशिप एंड सोल प्रॉपर्टीशिप। तुमने आज डिसाइड किया, आज तुम स्टील का बिजनेस बंद करके तुम कल ही कॉटन का बिजनेस शुरू कर सकते हो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट डिवाइड करना नहीं चाहते, कीप ऑल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट एक साथ रखना चाहते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। शेयर प्रॉफिट विद पार्टनर्स, पार्टनरशिप एलएलपी बेस्ट है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज डिविडेंड, सारे मेंबर्स शेयर होल्डर्स को सब कुछ डिवाइड करना है, कंपनी बेस्ट है। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंटल रेगुलेशन, सबसे चीपेस्ट एंड सिंपल चाहिए तुमको तो सोल प्रॉपर्टरशिप, इसमें रेगुलेशन कम है, सिंपल चीज, रिलेटिव सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव चाहिए तो पार्टनरशिप, थोड़ा सिंपल ज़्यादा, सोल प्रॉपर्टरशिप से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लेकिन रिलेटिवली सिंपल चाहिए तो पार्टनरशिप बेस्ट है। इनएक्सपेंसिव चाहिए, पार्टनरशिप बेस्ट है, यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं होती, मैंडेटरी नहीं। मोर कॉम्प्लेक्स चाहिए, कॉस्टली चाहिए भैया, फॉर्मेशन ऑफ कंप्लायंसेस, एलएलपी कंपनी बेस्ट है। टैक्स कंप्लायंस में सोल प्रॉपर्टरशिप एंड पार्टनरशिप में सबसे कम टैक्स लगता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो ज़रूर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है तुम टैक्स लाइबिलिटी कम है यहाँ पे। कंपनी एलएलपी में सबसे ज़्यादा है, फ्लैट रेट यहाँ पे लगता है, यहाँ पे फ्लैट रेट लगता है 30% फ्लैट रेट, ठीक है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे तुमको टैक्स एडवाइज़र को
अपॉइंट करना होता है। यहाँ पे तो तुम अकेले भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। टैक्स एट इंडिविजुअल लेवल, फर्म का रेट क्या है वगैरह, इसके हिसाब से तुम्हारा टैक्स तुम्हारे ऊपर लगता है। जियोग्राफिकल मोबिलिटी, लोकल रीच चाहिए, सिंपल फॉर्म माइट वर्क। लोकल रीच मतलब तुमको ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना है, अपने ही एरिया में रखना है, तो ये वही सोल प्रॉपर्टीशिप पार्टनरशिप। वाइडर रीच चाहिए तो कंपनी वगैरह खोलो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, बहुत डिफिकल्ट होता है टू ट्रांसफ़र, इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र। सोल प्रॉपर्टीशिप, अपना ही बिजनेस किसी को बेच देना, ये डिफिकल्ट होता है। रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड नीड कंसेंट। पार्टनरशिप में तो कंसेंट चाहिए होगा, तुम अपने ही शेयर्स को किसी और को बेच नहीं सकते, किसी भी पार्टनर को घुसा नहीं सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कंपनी में, किसी को भी घुसाओ, किसी को भी निकालो। समझ में आ रहा है? स्पेशली पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। फिर है मैनेजरियल नीड, सिंपल नीड है सोल प्रॉपर्टीशिप, ये तो हम लोगों ने देख रखा है। कॉम्प्लेक्स नीड है, स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट है तो कंपनी। सेक्रेसी मतलब छुपा के रखना है, जो भी तुम कर रहे हो छुपा के रखना है, अपने डिटेल्स को अपने पास रखना है, किसी को बताना नहीं है। तो मैक्सिमम सिक्रेसी तुमको सोल प्रॉपर्टीशिप में मिलता है, मॉडरेट सिक्रेसी तुमको पार्टनरशिप में मिलता है, लेकिन लीस्ट सिक्रेसी मिलता है कंपनी, क्योंकि तुम कंपनी जो है अपना पूरा डिटेल जो है वेबसाइट पे अपलोड करना होता है एमसीए को सब कुछ पता रहता है कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ। तो अपनी पूरा डिटेल पब्लिक रहता है कंपनी का हमेशा। तो मेनी डिटेल्स आर पब्लिक रिकॉर्ड्स, ये पब्लिक रिकॉर्ड्स रहता है कंपनी का। इंडिपेंडेंस, मैक्सिमम फ्रीडम चाहिए सोल प्रॉपर्टीशिप पार्टनरशिप। सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट रेगुलेशन चाहिए तो कंपनी, मतलब थोड़ा बहुत रेगुलेशन लगेगा तुम्हारे ऊपर तो कंपनी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है ये सारे। तुमको प्रोस एंड कॉन्स देखकर तुमको चूज करना होता है। अच्छा, कंपनी 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 एज अ चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप, ये एक सेपरेट टॉपिक है जो यहाँ पे है, देख लो, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं, ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा। वाई डू मेनी स्टार्टअप प्रीफर, कंपनी का स्ट्रक्चर क्यों प्रीफर करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, आंसर लिखना है। फंडिंग इजी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, ईसॉप वगैरह दे सकते हैं। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। देखो क्या होता है ना, जब तुम स्टार्टअप खोलते हो ना, कभी कभार तुम उनको कहते हो कि भैया पैसा तो नहीं दे सकते लेकिन तुमको ईसॉप वगैरह देंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, शेयर्स वगैरह ऑफर कर देते हो तुम उनको। समझ में आ रहा है? स्टॉक ऑप्शन प्लान तुम दे देते हो उनको। तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन तो ये तुमको बाद में पता चलेगा, ठीक है, जब हम लोग कंपनीज एक्ट में देखेंगे। हेल्प अट्रैक्ट करता है रिटेन टॉप टैलेंट, टॉप टैलेंट तुम बचा के रख सकते हो, तुम्हारे कंपनी के टैलेंट भाग के नहीं जा सकते, क्योंकि तुम स्टार्टअप खोल रहे हो, ज़्यादा पैसा नहीं रहता स्टार्टअप के पास। वो लोग किसके ऊपर काम करते हैं? शेयर्स के ऊपर। टॉप टैलेंट को लेकर आएंगे, उनको शेयर्स दे देंगे, बोलेंगे भैया शेयर्स दे रहे हैं तुम काम करो यहाँ पे, ठीक है, या तो ईसॉप दे देंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तुम्हारे पास ऑप्शन है 5 साल का, तुम्हारे पास एक लॉक इन पीरियड दे देगा, 5 साल तुम काम करो, उसके बाद इतना शेयर्स तुम्हारा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो ये सब इसी प्रकार से स्टार्टअप चलता है, वरना स्टार्टअप के पास पैसा कैसे? पैसा तो स्टार्टअप के पास बहुत कम रहता है, और वैसे भी उनको फंडिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है। स्टार्टअप कोई भी स्टार्ट कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया, भैया इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया क्यों क्यों बनाया है? क्यों? इसलिए क्योंकि छोटे से छोटे लड़का, छोटे से छोटे गांव का लड़का भी फंड के लिए अप्लाई कर सकता है बेस्ड ऑन हिज आइडिया एंड बिजनेस, अगर वो प्रॉफिटेबल है तो डेफिनेटली। और लोगों को तुम एंटरटेन कैसे, लोगों को तुम रिटेन कैसे कर सकते हो? टॉप टैलेंट्स को, तुम्हारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ को रिटेन कैसे करोगे? बोलोगे कि भैया वैसे भी स्टार्टअप के वहाँ पे गिन के 5-6 एम्प्लॉय रहते हैं, समझ में आ रहा है? उनको कैसे रोक के रखोगे? पहले तो तुम पैसा नहीं दे सकते, उनको लालच दोगे, किस चीज़ का? इक्विटी का, ठीक है। रिटेन टॉप टैलेंट। उसके बाद देखो क्रेडिबिलिटी, appears more formal and credible to investors, clients and employees due to regulatory oversight, MCA फाइलिंग, बोर्ड मीटिंग वगैरह, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी ये है कि तुम क्रेडिबल होते हो जब तुम स्टार्टअप खोल ले हो। तो एज ए स्टार्टअप तुमने कंपनी स्टार्टअप खोलना है तो तुम एलएलपी वाला स्टार्टअप, सॉरी पार्टनरशिप या फिर सोल प्रॉपर्टीशिप वाला स्टार्टअप तो खोल नहीं सकते, तुमको तो भैया कंपनी बनना है। स्टार्टअप का चैप्टर भी यहीं पे है, तुमको और डिटेल में समझने को मिलेगा, टेंशन ना लो। अब यहाँ पे क्रेडिबिलिटी के बारे में ये बताया जा रहा है, अगर तुम कंपनी बन जाते हो ना तो तुम्हारा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि तुमको कंप्लायंस वगैरह बहुत कुछ फॉलो करना होता है। तो ये हम लोग मान के चलेंगे, जो इन्वेस्टर्स ये मान के चलेंगे, तुम एज अ कंपनी हो तो भैया तुमने कंप्लायंस वगैरह प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने के लिए सिर्फ 1-2 और इन्वेस्टर्स नहीं, एमसीए खुद बैठा है तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने के लिए। एमसीए फाइलिंग, बोर्ड मीटिंग वगैरह होता है, ठीक। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।
आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है इस चैप्टर को लेकर। बहुत ही इजी चैप्टर था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। 5 से 10 मार्क तुम देख सकते हो इस चैप्टर में से डेफिनेटली। ठीक है, आज जो है ये बेसिक है तुम्हारा, बेसिक मैंने करवा दिया है। एंड एक बार मैं तुमको चेक करवा देता हूँ तुम्हारे, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर शायद छूट गया कोई टॉपिक। दोस्तों कुछ नहीं छूटा। पार्टनरशिप फॉर्म कर लिए, फीचर ऑफ पार्टनरशिप देख लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देख लिए, फीचर्स भी मैंने वहीं पे करवा दिया है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप देख लिए, फीचर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स देख लिए। ठीक है, फ्यूअर कंप्लायंसेस, नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में हम लोग ने सीख रखा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लिए, फीचर्स देख लिए, सेक्शन 8 कंपनी देख लिए, फीचर्स देख लिए सेक्शन 8 कंपनी का। ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिविडेंड वगैरह कराया कि नहीं बताओ। द प्रॉफिट इफ एनी आर अप्लाइड इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, अपने ही ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए डिविडेंड वगैरह तुम दे नहीं सकते। इट प्रोहिबिट्स टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तुम अपने मर्जी से लिमिटेड लगाओ, प्राइवेट लिमिटेड अपने मर्जी से तुम लगा भी सकते हो, ना भी लगा सकते हो, तुम ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, कैन बी इनकॉर्पोरेटेड द वर्ड एज द केस में बी विदाउट यूजिंग। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन तो हम लोगों ने कर रखा है दोस्तों। 1% कंपनी हमने कम कर रखा है, उसके फीचर्स हम लोगों ने देख रखा है। सोल प्रोप्राइटरशिप, लो कंप्लायंस, मिनिमल टैक्स एडवांटेज होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन, सिलेक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे ज़्यादा तो मैंने तुमको वहीं पे करवा दिया नोट्स पे। ठीक है, तो तुम अच्छे से लिख के आ पाओगे एग्जामिनेशन में। बिजनेस को कैसे सिलेक्ट करना होता है, बिजनेस को सिलेक्ट करने का तरीका, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैनेजर एबिलिटी, डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट, प्रोसीजर, गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्स इम्प्लीकेशन, जियोग्राफिकल मोबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, मैनेजर नीड, सेक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस, सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है दोस्तों, ओ दोस्तों बताओ ना, दोस्तों दोस्तों, ये इंडिपेंडेंस तक कंप्लीट कर रखा है ना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आएगा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह जो यहाँ पर लिखा है, ये जो लिस्ट है उसका एक्सप्लेनेशन है। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कर लिया हम लोगों ने, ये पूरा कर रखा है। ठीक है, चलो इसके पीछे सेक्रेसी इंडिपेंडेंस खत्म हुआ। उसके बाद देखो हम लोगों ने कंसिडरेशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है यहाँ से। एंड लास्टली हम लोगों ने चॉइस कंपनी एज अ चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप के लिए ये बेस्ट क्यों रहता है, एग्जामिनेशन में फेमस क्वेश्चन है। और लेसन राउंड अप आ चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप मैंने एक भी टॉपिक जो है वो मैंने छोड़ा नहीं है, प्रॉपरली करवा दिया तुमको। ठीक है, तो टेंशन एकदम नहीं लेना है, ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। बहुत ही बवाल जा रहा है हमारा क्लासेस। इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर दूंगा मैं आज, लगभग 12 बजे ड्रॉप हो जाएगा दोपहर को। एंड बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सबको। ठीक है, एंड क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाता। लिख कैसे पाओगे, तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।